हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस इकोनॉमिक वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं नगदी रहित अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है। अगर मैं चर्चा करूं एज ए एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर तो हालांकि नगद लेन देन लिखा है, लेकिन वास्तविकता में जो चर्चा की जानी चाहिए वो यही होगी कैशलेस इकोनॉमी के बारे में। इसको हम दो पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। पहले पार्ट के रूप में कि नगदी अर्थव्यवस्था क्या होती है, देन इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि इसके प्रारूप यानी कि प्रकार क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाभ और हानि के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों को ज्वाइन करता तो वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़े होंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले कि कैशलेस इकोनॉमी कहेंगे किसे हम, यानी कि नगदी रहित अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रवाह ना के बराबर हो जाए तथा सभी लेन देन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, ये मैं आपको सारे टर्म्स आगे समझाऊंगा। इसके बाद में NEFT हो गया, RTGS या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI के माध्यम से होने लगे तो इसे हम कहेंगे कैशलेस अर्थव्यवस्था। नगदी से मतलब आप साफ समझते होंगे कि जो नगद के नोट का लेन देन ना करते हुए हम हर चीज को या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो UPI वगैरह या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करें, उसे हम क्या कहेंगे कैशलेस इकोनॉमी। जहां पर हमें अपनी जेब में जो ये पर्स नामक चीज है ये बिल्कुल भी ना रखनी पड़े। अगर हम सब्जी भी लेने जाएं तो भी हम वहां का उसका पेमेंट फोन या अपने कार्ड से कर दें, या चाहे हम पानी पता से भी खाने जाएं। कुल मिला के ये बात कि कैशलेस से मतलब ये कि जहां पर नगद बिल्कुल भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे कैशलेस इकोनॉमी। आशा करता हूं बड़ी आसानी से ये वाली डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसके प्रकार को लेकर। तो टाइप्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी क्या होंगे, यानी कि वे कौन से प्रकार है जिनसे इकोनॉमी को कैशलेस बनाया जा सकता है। तो उसमें है जैसे कि पेमेंट बैंक, इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देन इसके अलावा ये थोड़ा सा रिपीट है, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, और थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे कि कुछ चीजें रिपीट हो गई है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आगे जो आपको चीजें वो समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं बता देता हूँ, उसमें एक तो पेमेंट बैंक होगा, इसके अलावा UPI होगा, देन इसके अलावा एक नेट बैंकिंग है और मोबाइल वॉलेट है। ये खासकर जो 4-5 चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए असुविधा जो हुई आपको उसके लिए खेद है। खैर PDF में आपको व्यवस्थित मिल जाएगा। आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं एक एक करके, ये जो भी है कि मोबाइल वॉलेट हम किसे कहेंगे। एक अच्छी बात ये रहेगी इस वीडियो लेक्चर में कि इन चीजों से आप जुड़े हुए होंगे, और मोबाइल होगा तो शायद आप सभी ने इसका प्रयोग जरूर किया होगा। तो बात हम करें यहाँ पर मोबाइल वॉलेट के लिए डेफिनेशन क्या रहेगी। तो मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन में मौजूद वर्चुअल वॉलेट है जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में रखे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि एक डिजिटल पर्स है जिसमें पैसे को निकालकर लेन देन और भुगतान किया जाता है। हालांकि एक्चुअल दिखने में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या बहुत सारी बार आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए होंगे, तो आप जब पैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, आपके मोबाइल के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब मोबाइल में आपके कोई पर्स या पीछे तो कोई नोट आपने जमा नहीं कर रखे हैं ऐसे। मोबाइल में एक वॉलेट होता है जिसमें आपके क्या होते हैं वर्चुअल मनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये फोन पे की आईडी है, उसमें फोन पे में एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है फोन पे वॉलेट। हालांकि फोन पे तो UPI के अंतर्गत आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि ये जो कभी फोन पे वॉलेट में आपका जो पैसा पड़ता है इस फोन पे वॉलेट में, ये पैसा बैंक में नहीं जाता है। अगर आपने गूगल पे, फोन पे को अच्छी तरह से यूज किया होगा, और बहुत सारी बार क्या होता है कि हमें कैशबैक जो है वो मिलता है। तो इसमें क्या होता है कैशबैक में कि जो हमारा अकाउंट में वापिस होता है वो हमारे खाते में न जाकर इस वॉलेट में जुड़ता है। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज करते होंगे, इस वॉलेट नामक से तो आप जरूर परिचित होंगे। ये पैसा बैंक में नहीं उस ऐप के वॉलेट में होता है, यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारा मोबाइल वॉलेट।
और बहुत सारी जगह जब हमें आवश्यकता होती है, कभी आप फोन पे में रिचार्ज करेंगे तो वहाँ ऑप्शन भी आता है कि क्या फोन पे वॉलेट में जो पैसा पड़ा है वो यूज करना चाहेंगे, या मतलब पूरा पैसा आप खाते से देना चाहेंगे या फोन पे वॉलेट। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो पैसा है वो बैंक के अंतर्गत नहीं, इस ऐप के अंदर रखा हुआ है। इस बात को आप समझिए। हालांकि आगे यूपीआई की हम अच्छे से चर्चा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ये कि जो मोबाइल वॉलेट है ये तो अभी हम फोन पे के रूप में देख रहे हैं। ऐसे पहले एयरटेल के वॉलेट आया करते थे जो फीचर मोबाइल यानी कि कीपैड मोबाइल में भी चला करते थे, जिसमें हमें एयरटेल बैंक को रिचार्ज करना होता था। तो आशा करता हूँ मोबाइल वॉलेट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और दूसरा ये चीज कि ये लेक्चर उनको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा जो अक्सर इन ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लास्टिक मनी की, ठीक है। तो उसमें प्लास्टिक मनी जो है चूक गया होगा उस डायग्राम में, आप देख लीजिएगा कौन सा नहीं है वो वहां पर मैच कर लीजिएगा। देखिए नाम से क्या है प्लास्टिक मनी, और इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यानी कि कुल मिला के कहने की बात यहाँ पर यह है कि प्लास्टिक मनी का तात्पर्य प्लास्टिक से बने उन कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि से है जिनका इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर बता दूं कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स, तो ये सारे वो टाइप्स आने वाले हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। जैसे कि मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप भुगतान कर रहे हैं, वैसे ही आप प्लास्टिक मनी के माध्यम से भी भुगतान करते हैं। और इन जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इनसे आप जरूर परिचित होंगे। हालांकि एटीएम कार्ड से ज्यादा परिचित होंगे, डेबिट से भी होंगे, क्रेडिट से इतना परिचित नहीं होंगे। कुल मिला के ये कि प्लास्टिक मनी के प्रयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, साथ ही नकदी लेकर चलने के झंझट मुक्ति हो जाती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए जेब में रखने से अच्छा है आप एटीएम कार्ड रखें, जब आवश्यकता हो तब क्या करें, नजदीकी एटीएम ढूंढे और वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी जेब से नकदी गायब करने का और हमारी जो वर्चुअल मनी है उसे रखने का एक अच्छा सा जरिया हम इसे कह सकते हैं। अब बहुत सारे के मन में डाउट होता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में फर्क क्या है। तो आपका ये डाउट भी दूर कर देता है अच्छे तरीके से। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि लगभग दिखते तो तीनों एक जैसे ही हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड ही ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट, ओके, और जैसे कि यूनियन बैंक का है तो ये एटीएम कार्ड है, पीछे वाला जो दिख रहा है ये डेबिट कार्ड है, और एक सामान्य सा क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में फर्क क्या होता है। देखिए एटीएम कार्ड जो है, सिंपल सी बात है कि जो एटीएम कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किया जा सकता है, एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए। मुझे आशा है कि आपने एटीएम कार्ड का यूज तो जरूर किया होगा। मतलब एटीएम कार्ड वो होते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एटीएम से जो मनी है उसको निकालने के लिए कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या फर्क है, ये जो आप मशीन देख रहे होंगे यहाँ पर, इसे पीओएस कहते हैं, और शायद आपने यूज करी होगी, ना करी होगी तो देखी जरूर होगी। आजकल कॉलेज जब फॉर्म भरने जाते हैं तो इसका यूज होने लगा है आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे काटने के लिए। आप यहाँ पर ये जो कार्ड स्वाइप करते हो, ये एटीएम कार्ड आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो कार्ड आप यूज करोगे वो कहलाता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो एटीएम कार्ड की तरह भी काम करता है, इसके अलावा दूसरे काम भी करता है। अगर आप पेट्रोल पंप पे भरवाने जाएंगे पेट्रोल, तो ये वहां पर मशीन मिलेगी, अगर आपके पास पैसा नहीं, यहाँ पर स्वाइप कीजिए, यहाँ अपना पिन कोड डालिए और जितना पैसा है वो उतना यहाँ पर रखेगा, आपके खाते से कट जाएगा। डेबिट कार्ड जो है उसका प्रयोग क्या किया जा सकता है, अन्य कार्य में किया जा सकता है। जैसे कि डेबिट कार्ड की मैं बात करूं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप बहुत सारी बार, तो वहां पर आपके जो है डेबिट कार्ड नंबर मांगता है, ओके, 16 नंबर जो ये वाले होते हैं ये नंबर आपसे मांगता है। तो ये वाला नंबर ऑनलाइन शॉपिंग में काम आ जाता है, लेकिन किसका आएगा, डेबिट कार्ड का, ना कि एटीएम कार्ड। ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन बात आती है क्रेडिट कार्ड का क्या फर्क है। देखिए पहले इसे आप पढ़ के समझ लीजिए कि डेबिट कार्ड में क्या फर्क है यहाँ पर। तो मेन फर्क है ये कि डेबिट कार्ड के लिए जहां बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, क्रेडिट कार्ड के लिए
यह जरूरी नहीं होता है। मतलब डेबिट कार्ड जो है इनके लिए तो आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिना बैंक अकाउंट के खुल सकता है। कई फाइनेंस कंपनियां भी क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त आपकी चुकाने की क्षमता को ध्यान रखते हुए लिमिट तय की जाती है, जो 10-20 हजार से लाखों तक हो सकती है। हो सकता है आपको यहाँ पर भी जो पॉइंट है ये अभी तक समझ में नहीं आया होगा। कुल मिला के अगर आपके पास खाते में पैसे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, खाते में पैसे नहीं है या पैसे ही नहीं है, तो जो बैंक है या जो प्राइवेट कंपनियां वो अगर आप क्रेडिट कार्ड जारी करती, क्रेडिट कार्ड में अगर उसने लिमिट तय कर दी कि आप 50,000 तक इससे पैसे निकलवा सकते हैं किसी भी एटीएम में, उसका टाइप होता है। तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो एक तरीके का आप इसे समझ लीजिए कि लोन है। इस बात को आप समझिए। क्रेडिट कार्ड में ये कि खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि निकालने के बाद देना नहीं है। कुछ निश्चित अवधि रहती है जो बैंक या प्राइवेट कंपनी तय करती है कि 30 दिन में आपको चुकाना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो आप पैसा निकाल रहे हैं उस पर ब्याज दर बहुत हाई होती है, जो लगभग 35% से 45% तक होती है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकाले तो आपको चुकाना तो है, लेकिन फायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड बहुत रेयर केस में यूज होता है जब आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में पैसा नहीं हो और आपको अर्जेंट हो, तब आपको बैंक एक क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है। आप आवश्यकता पड़ने पर उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में जो मामूली सा अंतर है वो समझ में जरूर आया होगा। एक चीज और बता दूं कि अभी सिर्फ एटीएम कार्ड नहीं आते, ओके, अभी जितने भी आ रहे हैं वो सारे डेबिट कार्ड ही हैं। यानी कि आप में से जितनों के पास अभी जो आप कहते हैं एटीएम कार्ड, वो साथ में आपका डेबिट कार्ड भी है, आप उसका और भी यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ एटीएम कार्ड आना तो लगभग बंद हो गए हैं और क्रेडिट कार्ड बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी हर किसी को नहीं देती हैं, जिनके पास क्षमता लगती है उन्हीं को दिया जाता है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में अंतर क्या होता है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तीसरा पॉइंट, नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग जो है ये सारे पॉइंट अलग हैं, ओके। नेट बैंकिंग जो है वो अभी भी चालू है। तो नेट बैंकिंग क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के माध्यम से इंटरनेट के जरिए प्रयोग करना नेट बैंकिंग कहलाता है। आप ऐसा सोच सकते होंगे कि हम फोन पे गूगल पे चला रहे वो भी तो नेट बैंकिंग है। जी नहीं, वो यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, नेट बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। इसको सेकेंड पॉइंट में समझिए आप। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि इस चीज को आप समझिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एचडीएफसी का अपना एक ऐप है, ओके। एचडीएफसी बैंक का अपना पर्सनल ऐप है, जिसके माध्यम से इसने सारे फीचर दे रखे हैं, पे का, कलेक्ट का, किसके अकाउंट में डालने हैं वगैरह, ठीक है। नेट बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है ये कब से चालू है, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये काफी समय पुराना है। यूपीआई तो आप अभी अभी यूज करना शुरू करे होंगे, लेकिन नेट बैंकिंग कब से है, जिसमें बैंक की अपनी एक वेबसाइट हो सकती है और अपना एक मोबाइल ऐप हो सकता है, जैसे कि एसबीआई का है। एसबीआई का योनो आपने नाम जरूर सुना होगा। एसबीआई का योनो ऐप है, अब जो खाते खुलने हैं वो भी इसी के माध्यम से खुलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि नेट बैंकिंग में क्या होता है, जो बैंक है वही ये सुविधा उपलब्ध करवाता है अपने ग्राहकों को, ये कहलाता है नेट बैंकिंग। और इसमें खास बात क्या ध्यान रखना है आपको, कि उस बैंक की या तो अपनी वेबसाइट होगी या अपना मोबाइल ऐप होगा जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाएगा। नेट बैंकिंग यूपीआई से बहुत कम हद तक कनेक्टेड होता है। जैसे योनो ऐप है, योनो में आपको किसी को पैसे डालने हैं तो बारकोड वाला ऑप्शन नहीं होता है जैसे फोन पे गूगल पे में होता है। यहाँ पर अकाउंट, उसमें आईएफसी कोड, सारा डिटेल आपको डालना रहेगा, तब जाके आप सामने वाले के खाते में पैसे भेज पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, नेट बैंकिंग कहलाता है। आशा करता हूँ नेट बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से कह देता हूँ, ये यूपीआई से अलग है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करें तो जो नेट बैंकिंग है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से इसमें, ये देख लीजिए आप। 3 प्रकार हैं, तत्काल भुगतान सेवा यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। दूसरा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेशनल एनईएफटी से कहते हैं। और तीसरा है रियल टाइम
ग्रोस सेटलमेंट। इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस होता है। कुल मिला के अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो ये 3 प्रकार से नेट बैंकिंग के थ्रू भेज सकते हैं। हालांकि यूपीआई आने के बाद इसमें कमी हुई है, लेकिन जब बहुत ज्यादा राशि भेजना हो तब इन तीनों में से किसी का यूज किया जाता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझ लीजिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये समझना। मैं आपको यहाँ पर तीनों के बारे में अलग अलग जानकारी बताता हूँ। देखिए, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इन तीनों फर्क क्या है। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो मिनिमम जो ट्रांसफर वैल्यू है, अगर आप एनईएफटी के थ्रू करेंगे तो 1 रुपया भी भेज सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ऊपर ही भेजे जाएंगे। आईएमपीएस में भी 1 रुपया भेजा जा सकता है। आगे ये डिफरेंस आपको थोड़ा समझ में आएगा ऐसा क्यों, ठीक है। तो जो एनईएफटी है उसमें अगर आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जितना भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। आरटीजीएस के थ्रू अगर आप पैसा भेजना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपए के थ्रू भेजना पड़ेंगे, इतने चाहिए। आईएमपीएस में 1 रुपया भेज सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ये क्या है, तो ये सर्वर के प्रकार है जिसके थ्रू पैसा भेजा जाता है। ओके, अब दूसरा है मैक्सिमम ट्रांसफर, इसमें कितना किया जा सकता है। तो एनईएफटी के माध्यम से आप कितना भी कर सकते हो, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख, 10 लाख, जितना चाहे उतना कर सकते हो। हाँ, आरटीजीएस में लिमिट है 10 लाख रुपए और आईएमपीएस में भी लिमिट है 2 लाख रुपए, यानी कि आईएमपीएस के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा आप सेंड नहीं कर पाएंगे, आरटीजीएस में 10 लाख से ज्यादा सेंड नहीं कर पाएंगे, और एनईएफटी में आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, तो ये तो बैंक का अपना सिस्टम है, BCS 1-on-1 सेटलमेंट, ये जानना जरूरी नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण इनमें डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप एनईएफटी के थ्रू पैसा भेजेंगे तो ये लगता है 2 घंटे, यानी कि होता ये कि एनईएफटी में दिक्कत ये होती है कि एनईएफटी के माध्यम से आप पैसा भेजते हैं, चाहे कितना भी भेज दीजिए, लेकिन इसे भेजने में समय लगता है। जैसे कि आज अगर आप पैसा भेजते हैं यूपीआई के थ्रू, तत्काल चला जाता है। एनईएफटी के थ्रू आपने बैंक से किया है तो 2 घंटे मिनिमम है, इसके बाद ही वो पैसा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पैसा बहुत जल्दी भेजना है तो फिर आपके किसके थ्रू भेजेंगे, जो आरटीजीएस है उसके थ्रू। नाम ही क्या है इसका, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि जो वक्त है उसी वक्त में सेटलमेंट कर देता है, इसे कहते हैं आरटीजीएस। लेकिन आरटीजीएस के लिए क्या होना चाहिए, 2 लाख रुपए से 10 लाख की सीमा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे 20,000 इमीडिएटली सेंड करने हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, आईएमपीएस का। तो यहाँ पर तीनों की अपनी अपनी विशेषता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब में पूरा है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसकी फिर लिमिटेड भी है, अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है, उससे ज्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। 2 लाख से ज्यादा भेजना है तो फिर आप किसका यूज करेंगे, आरटीजीएस का यूज करेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये जो कुल मिला के एनईएफटी है, ये सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक काम करता है। आरटीजीएस सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक काम करता है, और ये 24 घंटे और 7 दिन। कुल मिला के एनईएफटी और आरटीजीएस हैं, ये बैंक के थ्रू काम करेंगे। यानी कि अगर बैंक सोमवार से शनिवार तक खुला है तो जिस दिन बैंक चालू होगा उसी दिन ये काम करेंगे। बैंक का हॉलीडे है, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर कि 8 से 1 और संडे और बैंक हॉलीडे अनअवेलेबल, यानी कि अगर जिस दिन हॉलीडे है उस दिन तो ये दोनों बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको हमेशा भेजना है, यानी कि किसी भी कंडीशन में, तो उसके लिए फिर आईएमपीएस है, जिसमें चाहे बैंक बंद हो उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। अब एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि 1 जुलाई 2019 के बाद में जो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस पे जो चार्जेस लगते थे वो खत्म कर दिए गए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप 2 लाख रुपए भेज रहे हैं तो 50 रुपए कुछ बैंक चार्जेस काटता था, लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म कर दिए भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। और पहले इनका जो टाइम था सुबह 10 से 4 बजे का था, तो जो एक कमिटी थी उस कमिटी ने ये सजेस्ट किया था कि भारत में अगर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है तो ये जो 10 से 4 वाला टाइम है इसे भी बढ़ा। तो इसके बाद ये सुबह 8 से शाम को 6:30 बजे तक हो गया है। ये सैटरडे के दिन टाइम चेंज है 8 से 1 बजे तक। खैर ये इतना मायने नहीं रखता है। और आरटीजीएस का भी टाइम 8 से 4 कर दिया। पहले दोनों का टाइम 10 से 4 हुआ करता था। और ये तो है ही सही 24 घंटे 7 दिन। तो आशा करता हूं आपको इन तीनों में बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये फर्क होता है नेट बैंकिंग और यूपीआई में।
क्योंकि यूपीआई में आप 1 लाख से ज्यादा सेंड नहीं कर सकते हैं। शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन 1 लाख से ज्यादा आप फोन पे, गूगल पे के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। इसके बाद अंततः हम चर्चा करते हैं, मतलब इसके बाद में एक और है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे और शायद इसी से सबसे ज्यादा परिचित होंगे। तो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, इसको चलाता है राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा शुरू किया गया था, और ये वर्चुअल पेमेंट इंटरफेस है जिसके माध्यम से त्वरित धन हस्तांतरित होता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने भीम ऐप का नाम सुना होगा, शायद आप अभी तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन भीम ऐप पर भी आपको ये लोगो जरूर मिलेगा। भीम भारत सरकार का सरकारी ऐप है जो सबसे पहले यूपीआई को लेके आया था। हालांकि अभी तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं यूपीआई के थ्रू काम करने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं कि सबका जो एक्चुअल यूपीआई होता है, यूपीआई की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ही होता है चाहे आप किसी से भी करवाएं, क्योंकि ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है पूरा का पूरा, ये भारत सरकार का एक सर्वर है, ओके, जिसका बैंकों के साथ सेटलमेंट है, और इससे सेटलमेंट के थ्रू ही आप गूगल पे के थ्रू फोन पे का बारकोड स्कैन करके सेंड कर सकते हैं। आपको अब तो हर जगह दुकान पर इनके बारकोड मिल जाते हैं, आप किसी का भी बारकोड किसी के साथ स्कैन करो चल जाता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ये एक दूसरे से टाइप कर रखे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये फटाफट हो जाता है। अगर यही नेट बैंकिंग होता तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम एनईएफटी करें, एनईएफटी करें तो पता पड़ा कि दूध की दुकान पे दूध लेने गए, 2 घंटे बाद पैसे जा रहे हैं। लेकिन इनके आने के बाद बहुत फायदा हो गया है, पैसे तुरंत चले जाते हैं। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मान के चलिए कि जो भारत है, भारत में डिजिटल क्रांति लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज से ज्यादा नहीं, 3 साल पहले शायद हम इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में शायद आपके मोबाइल में इन तीनों में से एक ऐप तो जरूर होगा। ओके, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर एक और जानकारी हम इसके बारे में रखें, तो यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, ये भुगतान का ऐसा माध्यम है जो सातों दिन 24 घंटे काम करता है। इस सेवा का लाभ बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी उठाया जा सकता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो इसका कारण ये है कि बहुत सारी बार वाईफाई के थ्रू और ऑफलाइन भी ये काम कर जाता है। इसके अलावा इससे धन के लेन देन में नकदी का चलन कम हो जाएगा और व्यापारिक भुगतान सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी हो जाएगा। ओके, हाँ, बहुत सारे मन में आएगा कि सर बिना इंटरनेट के तो हम कर नहीं सकते। मैं ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बार अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए कि फोन पे अगर गूगल पे आप ओपन करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बिना इंटरनेट के ओपन भी ना हो। अगर आपको दूसरा फीचर्स भी हो तो वो यूज आप उस ऐप में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पैसा लेन देन के लिए इंटरनेट तो होना जरूरी है। एक चीज आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा, और वो ये कि अगर हम यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते हैं तो क्या चार्जेस लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन चार्जेस इतना कम लगता है कि हमें पता नहीं होता है। जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि अगर आप 1,000 रुपए से कम भेजते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं इनके थ्रू, तो आपके अकाउंट से 10 से लगाकर 25 पैसा तक कट सकता है। ये अलग अलग ऐप का अपना होता है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सबका अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप 1,000 से ज्यादा सेंड करेंगे तो 25 पैसे से ज्यादा ही आपके अकाउंट से कटते हैं। लेकिन होता है कि हम अपने अकाउंट में बैलेंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1319 रुपए पड़े हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि यहाँ पर पीछे 25 पड़ा है कि 77 पड़ा है, ये हम चेक भी नहीं करते हैं। और इसी का अच्छा खासा फायदा जो है ये यूपीआई जो कंपनियां उठाती हैं। खैर, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये आपको इतनी सुविधा दे रही तो इनका इतना हक बनता है कि बकायदा ये इतना तो चार्जेस ले ही सकती हैं। लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये एनईएफटी और आरटीजीएस से तो बहुत ही कम है। और याद रखिएगा कि एक दिन में आप 1 लाख से ज्यादा इनके थ्रू नहीं भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं यूपीआई भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आता है पेमेंट बैंक। तो वहां पर शुरुआत में डायग्राम में थोड़ा सा कुछ डबल कॉपी पेस्ट हुआ है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मैंने आपको बताया है आप इसके अनुसार अपने नोट्स में उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी में समस्या होगी, असुविधा के लिए खेद है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? शायद हम में से बहुत सारे इतने अच्छे से इनसे वाकिफ नहीं होंगे, तो पेमेंट बैंक के बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दूं आपको। देखिए, पेमेंट बैंक में जानकारी देने से पहले ये कि जो आरबीआई होता है
वह दो प्रकार के लाइसेंस जारी कर सकता है। एक तो सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस, एक विभेदित बैंक लाइसेंस यानी कि यूनिवर्सल और डिफरेंशियल बैंक लाइसेंस। सार्वभौमिक में तो जितने भी व्यापारिक निजी बैंक है, एनबीएफसी, वो सारी आ जाएगी। लेकिन जो विभेदित बैंक लाइसेंस है उसके थ्रू आता है आपका पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पे जब इमेज बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी के लिए एक सामान्य सी जानकारी कि एक पेमेंट बैंक विभेदित बैंक लाइसेंस के तहत आता है। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं जिन्हें कुछ सीमित बैंक क्रियाकलापों की अनुमति। कैसे, इसको समझिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप एक इमेज देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। भारत में अभी 6 पेमेंट बैंक है, ओके, जिसमें से एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम, जियो, इंडिया पोस्ट पेमेंट और एनएसडी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पेमेंट बैंक है ये एक्चुअल में है वर्चुअल पेमेंट बैंक। इसका मतलब ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपीआई के थ्रू 1 लाख से ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, पेटीएम से आप करने जाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है तो फिर ये संभावना है कि आप 1 लाख से ज्यादा भी क्या कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपको केवाईसी पूरी देनी पड़ती है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपको लगाना पड़ता है, आपकी सामान्य सी जो जानकारी वो देनी होती है। यूपीआई में ऐसा नहीं, आप आधार कार्ड वहां पर जनरेट नहीं करते हैं, नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि एयरटेल का भी अपना पेमेंट बैंक है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी खुला है। यहाँ पर यह है कि ये ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि एसबीआई अपनी जगह है ही सही, लेकिन यहाँ पर ये इनका जो है खासकर जो क्या काम है वो है ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम, ये 2 नाम आपने ज्यादा सुने होंगे। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो जितने भी जो डाक विभाग है उन्हीं के अंतर्गत इसको खोल दिया गया है। आपका भी अकाउंट इसमें खुल सकता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। और इसमें एक अच्छी चीज जैसे कि अभी रही कि जो डाकिया है वो घर आके पैसा दे सकता है अगर किसी गांव में निकटतम एटीएम ना हो। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं वह बीच के होते हैं, यानी कि ना तो ये व्यापारिक बैंक है ना कोई यूपीआई है। इन दोनों के बीच का वो एरिया है जहां पर बैंक कुछ सीमित संसाधन यानी कि इनको इतना बड़ा किसी को लोन प्रोवाइड करना है ना, ऐसा नहीं कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक से बहुत सारा लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देते हैं जिसमें यूपीआई में सीमा बंधी हुई है, 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि जो पेमेंट बैंक है वो कम ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने प्रमुख की बात करी है। भारत सरकार ने जैसे बहुत सारों पे बैन भी लगाया था, फिर ओपन भी किया था जैसे कि एयरटेल के साथ में, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो आशा करता हूं आपको जो भारत में ये पूरा हम कैशलेस इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इस कैशलेस इकोनॉमी में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके सामने ये कि कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ और इसके राह में चुनौतियां, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जो कैशलेस इकोनॉमी है उस कैशलेस इकोनॉमी में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, यानी कि जो इकोनॉमी की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे कैशलेस में, तो कुल मिला के हमने यहाँ पर 5 प्रकार देखे हैं जिनके माध्यम से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ये जो रहे लाभ और चुनौतियां, यानी कि भारत में क्या वाकई में हम डिजिटल इंडिया बन पाएंगे और इससे अगर बन पाए तो क्या फायदा है, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो लेक्चर से आपके लिए आज का प्रश्न कि कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या है और इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है। आवश्यक तत्व यानी कि वही जो अभी मैंने आपको बताया, यूपीआई, पेमेंट बैंक, नेट बैंकिंग, यही आपको बताना है। शब्द सीमा है आपके पास में 200 वर्ड। चलिए साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।